एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में इस भाग में हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे और यह क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का पहला शासक था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बहराम शाह एंड ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसका शासन काल जो था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। ओके, 1206 से 1210 ईस्वी तक था। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। लेकिन दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत अथवा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब इल्तुतमिश होगा। आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे और वहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी बलबन एंड ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए इल्तुतमिश था, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जबकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो था इल्तुतमिश था। ओके, इसलिए वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने एक सुव्यवस्थित और संगठित प्रशासनिक तंत्र को स्थापित किया। साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए इसने न्याय व्यवस्था प्रारंभ किया। इसने साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया। इसने नियमित सिक्के चलाया साम्राज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय और विनिमय के लिए। ओके, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और यह सुल्तान के पद की मान्यता बगदाद के खलीफा से भी प्राप्त किया था। इसी आधार पर इसे वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कहा जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसने अपनी दानशीलता के लिए लाख बख्श की पदवी प्राप्त की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी एल्दाउज एंड ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही दानशील रूलर था, शासक था और लाखों का दान करता था। इसीलिए इसी आधार पर इसे लाख बख्श की पदवी अथवा टाइटल प्रदान की गई। तो इसका सही आंसर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, अगला प्रश्न है, किसे कुरान खां की पदवी प्रदान की गई थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बहराम शाह एंड ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां की पदवी प्रदान की गई थी। इसलिए की गई थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही इस्लाम धर्म की जो धार्मिक ग्रंथ है, जिसे इस्लामिक इपिक कहा जाता है, वो कुरान यानी इस्लाम धर्म की जो धार्मिक ग्रंथ कुरान है, कुरान को कंठस्थ कर लिया था, यानी याद कर लिया था और वह कुरान की आयतों का या कुरान को ऊंचे स्वर में पढ़ता था या कहता था, जिसके कारण इसे कुरान खां की पदवी अथवा टाइटल प्रदान की गई। ओके, तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है गजनवी का, ऑप्शन बी हेरात का, ऑप्शन सी काबुल का एंड ऑप्शन डी बगदाद का। इसका सही आंसर होगा ए गजनवी का। यहाँ पर ध्यान रखना है, गजनवी शब्द थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, गजनी रहेगा, गजनी का शासक था। ओके, तो मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए भीम द्वितीय ने, ऑप्शन बी जयचंद्र ने,
ऑप्शन सी हरिराय ने एंड ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान ने। इसका सही आंसर होगा ए भीम द्वितीय ने, और अनहिलवाड़ के युद्ध में यानी गुजरात में इसे पराजित किया था। गुजरात में पड़ता है अनहिलवाड़, वहां पर पराजित किया था, इसलिए कि मोहम्मद गोरी भी महमूद गजनवी की भांति सोमनाथ के मंदिर पर अटैक करके धन प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह भीम द्वितीय से पराजित हो गया था। इस प्रकार भारत में इसकी यह पहली पराजय थी। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गोरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया। ऑप्शन ए है जयचंद्र, ऑप्शन बी विद्याधर चंदेल, ऑप्शन सी धंग एंड ऑप्शन डी आनंदपाल। इसका सही आंसर होगा जयचंद। ओके, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में जयचंद्र युद्ध करते हुए मारा गया था। ओके, तो चंदावर का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। 1194 में 1194 में यह युद्ध हुआ था चंदावर का, और इस युद्ध में राजा जयचंद्र पराजित हो गए थे। इस प्रकार जयचंद्र के राज्य पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न है किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी अनहिलवाड़। इसका सही आंसर होगा ए सिंध के क्षेत्रों पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ओके, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, और जो गोरी टाइटल है यह गोर प्रांत का था, इसलिए गोरी गोरी नाम से पुकारा जाने लगा। तो मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस भारतीय राजा ने पराजित किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ध्यान रखना है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ था। ओके, तो क्वेश्चन को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में किस भारतीय राजा ने पराजित किया। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद्र, ऑप्शन सी विजयचंद, ऑप्शन डी धंग। इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में पराजित किया था। ओके, अगला प्रश्न है भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय किस युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। ऑप्शन ए है तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन के द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी अनहिलवाड़ का युद्ध, ऑप्शन डी चंदावर के युद्ध। इसका सही आंसर होगा बी तराइन के द्वितीय युद्ध में, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ओके, 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने सोने के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाया। ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी अल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर होगा ए मोहम्मद गोरी ने सोने के सिक्के पर, यानी जो सोने का सिक्का था गोल्ड का था, उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाया था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी ने भारतीय क्षेत्र में अंतिम आक्रमण कब किया। ऑप्शन ए है 1206 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1207 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1202 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी 1203 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ए 1206 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने 1206 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया, और वहां पर जो खोखर जो ट्राइबल थी, खोखर जो जातियां थी, इन जातियों पर आक्रमण किया। इन ट्राइबल को, खोखर जो ट्राइबल थे, इन्हें समाप्त करने के लिए, इनका इरेडिकेट करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए, हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए आक्रमण किया। लेकिन
खोखर जातियों को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया और 1206 ईस्वी में इन्हीं खोखर जातियों द्वारा सिंध के क्षेत्र में ही दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी मार दिया गया। यानी खोखर जातियों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी और सिर काट करके सिर ले करके भाग गए खोखर लोग जंगलों में। ओके, तो इस प्रकार मोहम्मद गोरी ने भारतीय क्षेत्र पर अंतिम आक्रमण कब किया? 1206 में। और किन जातियों को पराजित करने के लिए? खोखर जातियों को पराजित करने के लिए। और अंत में खोखर जातियों के द्वारा मारा भी गया। ओके, और मार्च, उस समय जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई वह मार्च का मंथ था, मार्च 1206 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है मोहम्मद गोरी की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए है खोखरों ने, ऑप्शन बी मंगोलों ने, ऑप्शन सी चौहानों ने एंड ऑप्शन डी गढ़वालों ने। इसका सही आंसर होगा ए, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि खोखर जातियों ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी और सिंध के क्षेत्र में। ओके, अगला प्रश्न है खोखर जातियों का निवास क्षेत्र था। इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी बगदाद एंड ऑप्शन डी सिरदरिया। इसका सही आंसर होगा ए, सिंध के क्षेत्रों में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।